नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने जेटली को क्लीन चिट दिए जाने वाले बयानों को बीजेपी का बड़ा झूठ आज करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी माफी के लिए उनसे भीख मांग रही है। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल को साल का सबसे बड़ा झूठा करार दिया। उधर जेटली के जन्मदिन पर बधाई के बहाने एक बार फिर बीजेपी की किरकिरी बने कीर्ति आजाद ने डीडीसीए के भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर उठा दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के 63वें जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां कम, नसीहतें ज्यादा मिली। सुबह सुबह कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेटली को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ चुनौती दे डाली। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी जेटली को क्लीन चिट देने की जल्दी में है और जेटली दरअसल जांच से भाग रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय के अध्यक्ष के सामने मैं लाता रहा, लेकिन उसका कोई सुना नहीं किसी ने। मैं चुनौती देता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चलिए मेरे साथ उन कंपनियों के जिनका मैंने नाम लिया है, पहले तो ये बताइए कि उनका काम क्या किया है, कहां पर किया है। दूसरा ये कि उनका अता पता मुझे आप बता दें। जेटली जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पिछले दरवाजे से उसको नल एंड वाइड कराने की खबरें क्यों प्रसारित करा रहे हैं? कमीशन ऑफ इंक्वायरी का स्वागत करें। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट को बीजेपी का झूठ बताते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जेटली पर कई सवाल दाग दिए। सिसोदिया ने कहा कि अभी तो जांच शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं पूछना चाहता हूं जो क्लीन चिट का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कहां क्लीन चिट मिली है? किस चीज में क्लीन चिट मिली है? क्या वो ये कह रहे हैं कि 16,000 रुपए प्रतिदिन के लैपटॉप नहीं दिए गए थे किराए पे? क्या वो ये कह रहे हैं कि जो बजट था वो 24 करोड़ से 114 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा था? क्या वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन में फर्जीवाड़ा नहीं होता था? क्या वो लोग ये कहने लग रहे हैं क्लीन चिट के पैरोकार कि अब से पहले डीडीसीए में स्कूल और कॉलेजेस के होनहार छात्रों को खुल के मौका मिला है? वहीं जेटली से माफी की मांग को लेकर बीजेपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी और बढ़ गई। केजरीवाल ने बेहद तल्ख भाषा में ट्वीट किया कि बीजेपी उनसे माफी की भीख मांग रही है, लेकिन वो ये भीख कतई नहीं देंगे। केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के नेताओं की भाषा की मर्यादा भी टूट गई। 2015 का अगर सबसे नंबर वन व्यक्ति कोई झूठा है तो वो केजरीवाल है। भ्रष्टाचार और केजरीवाल दो चीजों के पर्याय केजरीवाल बन गए हैं। दिल्ली की जनता से माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। प्रोपेगेंडा से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अगर कोई होड़ में है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में डीडीसीए की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन इनमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि अभी जांच शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से जेटली के जन्मदिन पर बीजेपी ने उन्हें क्लीन चिट देने की जल्दबाजी दिखाई है, उससे तो लगता है कि क्या खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जा रही है। आज की सबसे बड़ी बहस में उठाएंगे इसी से जुड़ा सीधा सवाल। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। हमारा सवाल है कि क्या घोटाले की जांच से भाग रहे हैं अरुण जेटली? बड़ा सवाल, आज का सबसे अहम सवाल। इसके अलावा कई और अहम सवाल जिन पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या डीडीसीए जांच पर आप सरकार झूठ बोल रही है जैसा कि बीजेपी का आरोप है? क्या केजरीवाल के जांच आयोग को एलजी की मंजूरी जरूरी है? क्या जांच शुरू होने से पहले जेटली को आखिर क्लीन चिट कैसे मिल गई? क्या खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो आज के चर्चा में उठने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर लूथरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। एसके शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व विधानसभा सचिव हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। गोपाल कृष्ण जी, सबसे पहला और आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या डीडीसीए में जो घोटाले हुए उनकी जांच से भाग रहे हैं अरुण जेटली? देखिए, यह ऐसी बात नहीं है
जो भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है और इतने दिनों से कह रही है, डीडीसीए में घोटाले हुए या नहीं हुए, ये एक जांच का पक्ष है, इसकी अलग बात है। दो पक्ष है इसमें। अरुण जी का कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे। अरविंद केजरीवाल आपने क्या कहा, वो कह रहे थे कि हमारी जांच आयोग में अरुण जी को के ऊपर, उन्होंने उस जांच आयोग के ऊपर से रिपोर्ट के ऊपर से उन्होंने सारे आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसकी रिपोर्ट जो कल सामने आई है उसमें अरुण जी का कोई नाम नहीं है। हाँ, तो नाम अभी कहां से आ जाएगा? बात को अभी तो जांच पूरी नहीं हुई ना, अभी तो नाम कैसे आ जाएगा? उसमें गोपाल सांघी कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई आप एक जांच आयोग बनाइए, वो केजरीवाल सरकार बना रही है, जांच होगी, फिर पता चलेगा कि कौन कौन घोटाले में शामिल था। अगर उनको पहले ही उस जांच से पहले क्लीन चिट दे दी। हमने नहीं शुरू किया, यह अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। अगर आप कहते हो कि सुब्रमण्यम जी की जांच के बाद वो आरोप लगाते तो ठीक है, पहले जांच हो जाने दीजिए। वो तो पहले ही आरोप लगा रहे, पहली बात। दूसरी बात, एसएफआईओ की रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, यह इशू आज नया नहीं है। 9-10 साल से चल रहा है। मैं आज सारी रिपोर्ट्स निकाल के बैठा हूं अग्रवाल साहब। एसएफआईओ रिपोर्ट, सांघी कमेटी की रिपोर्ट, सब कुछ है आज मेरे पास। हाँ, तो उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण, कुछ मामले नहीं, 20 से ज्यादा अनियमितताएं। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने स्पष्ट करा है कि अरुण जी का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप ये चीजों को मिक्स करके, हम कहाँ कह रहे हैं कि डीडीसीए में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप बात दोनों को अलग करिए। 3 चीजें हैं इसमें। अग्रवाल साहब, एसएफआईओ रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी सामने आया था कि निरीक्षण के दौरान अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारिणी की बैठकों में वो निदेशक पैनल की अध्यक्षता करते थे। आप आज आपकी बात देखिए, आज उन्होंने ऑटो घोटाले में 3 लोगों को निरस्त कर दिया, 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है और 928 लोगों को उसमें गलत ढंग से ऑटो लाइसेंस देने की बात हुई है। तो जब उनके मिनिस्टर को कहते तो कहते हमारे मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं। इस हिसाब से तो आज सवेरे तक अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि 3 लोगों को। लेकिन बीजेपी जांच होने से पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रही है, ये मेरा सवाल आपसे था। सोमनाथ भारती जी जवाब देंगे इसका। आप बात समझिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं, अग्रवाल साहब जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मुझे बहुत हंसी आ रही है और इस वक्त मुझे दुख भी हो रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो कि आई थी कि भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे, आज अरुण जेटली के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उनको बचाने में जुड़ी हुई है। आप देखें, क्या 16,000 रुपया प्रतिदिन लैपटॉप का रेंट नहीं लिया गया? क्या 3,000 रुपया प्रतिदिन प्रिंटर का रेंट नहीं लिया गया? ये खुद भी मान रहे हैं कि डीडीसी में भ्रष्टाचार हुआ है। अब भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका कोई ना कोई तो रखवाला होगा। अगर अरुण जेटली जी उस वक्त अध्यक्ष थे डीडीसीए का और बहुत सारे कारनामे उस वक्त हुए तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि डीडीसीए का भ्रष्टाचार उनसे कंटेन नहीं हुआ, उनसे नहीं संभला तो देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे संभलेगा? 18.5 लाख करोड़ का बजट होता है देश का फाइनेंस का। ये इस वक्त इनको सिर्फ इतना चाहिए कि कम से कम अपनी पार्टी के एमपी कीर्ति आजाद की बात मानते हुए पद से इस्तीफा दें और इन्वेस्टिगेशन को फेस करें और अगर सच होंगे तो वापस आ जाएंगे। अग्रवाल साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी क्या सांघी कमेटी की जो रिपोर्ट में जो सारी चीजें सामने आई हैं उनको आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? पहले तो ये बता दीजिए बहुत संक्षेप में। जो रिपोर्ट्स है, क्योंकि कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका बेस वही था, सांघी कमेटी की रिपोर्ट। नहीं, उस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बातों के लिए जांच आयोग की बात की है। लेकिन उसमें अरुण जी का कोई नाम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी रिपोर्ट को लेके। आलोक जी, मुझे ये समझाइए कि बिना जांच हुए मैं अग्रवाल साहब जानना चाहता हूं। देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है कि किस तरह से इस मैटर को डिफेंड किया जाए। उनका रोज अपना जो स्टाइल होता है, जो रूट होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बदलता चला जा रहा है। वो किसी भी तरह से किसी भी बात को अपनी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो सांघी कमेटी के पक्ष में चले जाते हैं, कभी विपक्ष में चले जाते हैं, कभी वो एसएफआईओ के पक्ष में चले जाते हैं, कभी। आपकी बात हमने सुन ली, अब सुनिए अग्रवाल जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई, अब दूसरों की भी बात सुन लीजिए ना आप। आज देखिए कि किस तरह से आज मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइव इंडिया चैनल पर कि वहां पर घोटाला हुआ है। और अगर घोटाला हुआ है
तो अध्यक्ष कैसे क्लीन चिट मिल गई हमें नहीं मालूम है। अध्यक्ष वहां पर बैठे रहे 9 साल 2009 तक 13 साल तक, और वहां पर हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा आया है, अभी और बहुत सी चीजें चिट्ठी खुलने वाली हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट के बहुत से बिल्स आने वाले हैं। मैं लाइव इंडिया पर बता रहा हूं कि अभी ये घोटाला बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे आप सुन तो लीजिए, अब जरा सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे बात को। प्रधानमंत्री पाकिस्तान तक चले गए इस घोटाले को छुपाने के लिए, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि किस तरह से आज सोमनाथ भारती जी भी और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी दोनों अपने अपने पार्टी के मंत्रियों को बचा रहे हैं। ठीक है, आप नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो घोटाला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुआ है, सेम वहां पर आपने तो 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया। तो पार्टी केजरीवाल गोपाल राय जी का इस्तीफा क्यों नहीं लेती, और अरुण जेटली जी का बीजेपी क्यों नहीं लेती? कांग्रेस से तो सब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लेते थे, तो लेकिन आज सबकी नैतिकता कहां चली गई? अग्रवाल साहब, आज नैतिकता कहां चली गई? अग्रवाल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, सोनिया गांधी इस्तीफा देना कांग्रेस के पद से। अग्रवाल साहब, सोनिया गांधी कभी मंत्री नहीं रही है, चाह रहा था सोनिया गांधी कभी मंत्री नहीं रही है, लेकिन आज दोनों मंत्रियों को गई तो इसमें आधार बनाया गया सांघी कमेटी की रिपोर्ट को। सांघी कमेटी की रिपोर्ट ही कहती है कि भाई डीडीसीए को निलंबित कर देना चाहिए, स्टेडियम के निर्माण में घपला हुआ, नियमों को ताक पर रख दिया गया, एक जांच आयोग बनाइए और उसकी इस पूरे मामले की जांच कीजिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। ये तमाम बातें भी तो कहती है। आपने ये सारी बातें हटा दी, आपने कह दिया अरुण जेटली का नाम नहीं है जी, क्लीन चिट मिल गई। नहीं, सांघी कमेटी क्या कह रहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिले। अब जो को आप उसके नाम पे किसी का भी डाल देंगे, जो का नाम प्रूव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर इस बात नहीं, अग्रवाल साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ आपने इस बात को आधार बनाया कि सांघी कमेटी की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं है, और इस आधार पर आपने ये घोषित कर दिया देश की जनता के सामने कि अरुण जेटली को क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, क्या सही था? समीर जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। जी। हम सांघी कमेटी की रिपोर्ट का इतना हवाला दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे थे वो झूठ था। अरविंद केजरीवाल सांघी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे कह रहे थे अग्रवाल साहब, जेटली साहब ने हर जगह झूठ बोला है। सोमनाथ भारती, दूसरी बात, चाहे वो उनका जवाब दीजिए। जो अरुण जेटली हर वक्त झूठ बोला है, दे रहे हैं, कहा कि वो जो एसएफआईओ की रिपोर्ट के बल पे कह रहे हैं, स्टेडियम बनने की सांघी कमेटी की रिपोर्ट के बल पे उसने झूठ बोला है। ठीक है अग्रवाल साहब, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आम आदमी पार्टी का। अग्रवाल साहब देखिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो ब्लॉग हो, अरुण जेटली साहब ने ब्लॉग में भी और पार्लियामेंट में भी झूठ बोला, देश को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि जो लागत थी स्टेडियम बनने की वो 114 करोड़ थी, जबकि वो सिर्फ 57 करोड़ ही पेमेंट हुआ ईपीआईएल को। आज कीर्ति आजाद साहब भी कह रहे हैं कि जो झूठ कंपनियां बनी, जो फ्रॉड कंपनियां बनी, जिसका कोई निदेशक नहीं पता, जिसका कोई एड्रेस नहीं मालूम, वो जो फ्रॉड कंपनियों के जरिए जो पैसे साइफन ऑफ किए गए, उसका क्या होगा? केजरीवाल साहब भी विधानसभा के सदन के पटल पे कह रहे थे मेरे पास एक चिट्ठी आने वाली है और उसमें अरुण जेटली साहब फंस जाएंगे। वो चिट्ठी कहां है? आप दोनों लोगों का झूठ बोलने में कंपटीशन हो रहा है। लूथरा साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप ये भाई कहा था कि नहीं कहा था? केजरीवाल साहब ने बता दिया कि डीडीसीए में घोटाला हुआ ही नहीं। एक पक्ष ये साबित करने की कोशिश में कि डीडीसीए में घोटाला हुआ ही नहीं, छोटी मोटी अनियमितताएं हुई बस। ये पॉलिटिकल डिबेट छोड़िए, ये सभी पार्टियां, जेटली साहब की तो बात ही मत कीजिए, इस पूरे मुद्दे को अपना पॉलिटिसाइज कर लिया। मैं कह रहा हूँ क्रिकेटिंग एंगल पे आई। आप 3 झूठ बोल रहे हैं सभी मिलकर, कोई किसी झूठ को पकड़ रहा है, कोई किसी झूठ को। पहला झूठ स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर। अगर अरुण जेटली जी, पहली बात तो ये कि अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट थे, फुल टाइम प्रेसिडेंट, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में डीडीसी के ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मैंने कम से कम उनके कार्यकाल में, अगर वो 13 साल 10 महीने रहे, मैंने 5 या 6 एजीएम वहां पर अटेंड की, उसमें सभी में वो अटेंड कर रहे थे, बिल्कुल क्वेश्चन ले रहे थे और वही प्रिजाइड, मतलब वो जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। ये झूठ को छोड़ दीजिए, इनके प्रवक्ता उनको, मतलब जिम्मेदारी उनकी बनती है ना, आप ये 120%। अगर जिम्मेवारी मैंने कहा ना श्रीनिवासन की बनती थी बीसीसीआई में, मैं अरुण जेटली की भी है। पहली बात, मैं सिर्फ झूठ बता रहा हूँ। दूसरा झूठ कि अगर उनके कार्यकाल में अगर आपका स्टेडियम बना 114 करोड़, जिसको मैं कह रहा हूं कम से कम 157 करोड़ लग चुका है, अभी तो कई बिल्स आएंगे और कई कुछ होगा। ये 114 की अगर आप बात करें, 57 करोड़ एक्स्ट्रा,
तो पहली चीज ये उसको सुरेश कलमाडी से जोड़ रहे हैं। अरे क्या एक झूठ और दूसरा झूठ मिलकर सच बन जाएगा? सुरेश कलमाडी ने जो किया वो जेल गए, अब क्या दूसरे को भी जाना पड़ेगा या नहीं? और दूसरी बात, अगर इन्होंने 114 करोड़ का स्टेडियम बनाया तो इनको अनुराग ठाकुर को, जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी और इनकी पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, उनको पकड़ना चाहिए कि तुमने अपना धर्मशाला का स्टेडियम, मैं शिमला से बिलोंग करता हूं, शिमला में और अगर आप दिल्ली में मकान बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक डबल का फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर उन्हें धर्मशाला में विद लाइट्स 25 करोड़ में बना दिया तो या उनको जेल भेज दीजिए या यहाँ पर किसी को भेज दीजिए। लेकिन बीजेपी और सुनिए कांग्रेस के राज में एक स्टेडियम जो है 600 करोड़ का रेनोवेशन हुआ, एक में 500 करोड़ का हुआ, बीजेपी तो ये गिनाती है। सुनिए, और तीसरा झूठ SFIU रिपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है और सांघी कमेटी का। सांघी कमेटी सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रही थी, क्या इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच दिल्ली में होना चाहिए। उन्होंने उस एस्पेक्ट्स में देखा क्या धांधली हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है, उन्होंने सिर्फ उस पे कहा कि हाँ बहुत जबरदस्त है। किसके अंडर हुई? एक ही व्यक्ति। तो उन्होंने उसको फिर दिल्ली का हाई कोर्ट से परमिशन ली और मैच हो गया। और चौथा SFIO 62 जगह पर इंडाइट किया है, 46 सीरियस है, 26 तो बहुत ही सीरियस है जिसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, जेल हो सकती है। आज से पहले क्या होता था, लोगों को मालूम ही नहीं है, कंपाउंडिंग करवाते हैं। आप जाइए इनके कार्यकाल में कितने लोगों ने कंपाउंडिंग करवाई। कंपाउंडिंग का मतलब आप हाथ खड़े करके गए, जी हां हम गुनहगार हैं, हम चोर हैं, हमारे ऊपर जुर्माना कीजिए। आपने करोड़ों खाए, लाखों की कंपाउंडिंग देके आप तो बच गए। क्या कंपाउंडिंग इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइम? इसलिए ये झूठों को छोड़िए, अब आइए क्रिकेटिंग पे। क्या क्रिकेट सफर कर रहा है? मैं 20 साल से देख रहा हूं, 20 साल से दिल्ली का क्रिकेट धरातल पे चला गया। एक और झूठ ये बोलते हैं कि सहवाग, आशीष नेहरा, अरे कब खेलते थे वो जेटली साहब के आने से पहले खेल गए। अब जो लास्ट प्लेयर आपका जो निकला है, जो विराट कोहली इंडिया का कप्तान है, वो कैसे निकला? और वो भी 2007-8 में निकल चुका था। पिछले 7 और 8 साल में मैं आऊंगा आपके पास। एस के शर्मा साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। और शर्मा साहब आप मौजूद हैं तो ये सवाल बहुत वाजिब है अपने आप में कि ये जो आयोग जांच करना जिसने आज से शुरू कर दिया है इस पूरे घोटाले की, इसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी, इसे कहीं नल एंड वॉइड तो नहीं मान लिया जाएगा? ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जांच आयोग जांच ही नहीं कर सकता था इस मामले की क्योंकि एलजी की मंजूरी नहीं मिली थी? कहीं इन सब चीजों में तो फंस नहीं जाएगा ये पूरी जो जांच हो रही है, ये पूरा जो आयोग बैठा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जांच आयोग बैठा है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत। जी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 में लिखा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी जन महत्व के विषय पर कमीशन बिठा सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट इज ए टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं कि इट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था इनके लिए? द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर डिड नॉट एग्री विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द पट्टाभी सीतारामैया कमेटी। इट फेल्ट दैट दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया कुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ओनली ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले भी जब इसका नाम था तो ये दिल्ली प्रशासन नाम था। आप अपनी जेब से अपना लाइसेंस, सरकार जांच आयोग इस तरह से नहीं बना सकती, एलजी की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी हो जो एलजी के माध्यम से लेनी पड़ती है। सोमनाथ भारती जी, फिर आपके ऊपर यह आरोप लगेगा कि आप तो सिर्फ राजनीति कर रहे थे, आपको ये सारी बातें पहले से पता थी। मैं इसके शर्मा से पूछना चाहता हूं, क्या 2010 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी थी? जब सीएनजी की आपने की थी, उन्होंने वाइड डिक्लेयर कर दी थी कि नहीं कर दी है? आपकी पहली कमीशन वाइड डिक्लेयर हो गई ना, ये भी शायद हो जाए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी देखिए, नहीं, अगर राजनीति से प्रेरित होकर ये कुछ करेंगे, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं, मुझे कोई बीजेपी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, देखिए इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे रूल हैं। एक है जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसको। अगर आप किसी भी क्लॉज को, किसी भी कानून को एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उस वक्त स्टेट का मतलब होता है एक चुनी हुई सरकार। चुनी हुई सरकार दिल्ली में है और उस चुनी हुई सरकार का पर्पज का ड्यूटी बनता है। मैं इनको एक मिनट के लिए आपका घोटाला हो, कोई गलती हो, ये शब्द मैं बार बार सुन रहा हूं, चुनी हुई सरकार। क्या प्रजातंत्र में गैर चुनी हुई सरकार भी होती है? क्या शीला जी की सरकार, मदनलाल खुराना की सरकार, शाम सिंह वर्मा, ये चुनी हुई सरकारें नहीं थी क्या? तभी तो यही सिस्टम चल रहा था। मैं तो 20 साल से विधानसभा में हूं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है चुनी हुई सरकार के संदर्भ में, ठीक है भारती साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एलजी से मंजूरी लेने में दिक्कत क्या थी आपको? है और उस प्रावधान का पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके, ठीक है, अगर आपको समझना चाहिए तो उसको समझे। ठीक है भारती साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि एलजी से मंजूरी लेने में दिक्कत क्या थी आम आदमी पार्टी की सरकार को?
फिर तो मामला फुल प्रूफ हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें एलजी साहब का जो पास्ट रहा है वो क्या रहा है, वो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे की तरह काम करते हैं। इसकी क्या हम कुछ भी करना चाहते हो वो अड़ंगा डालेंगे। वो एक यहाँ पे बीजेपी के एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं। हम वो सारे काम जिसमें कि बीजेपी का कोई नेता फंसता हो, बीजेपी का कोई नुकसान हो रहा हो, उसमें वो आगे हमें कभी भी परमिशन देते ही नहीं है। हाँ, मतलब भारती साहब आपको ये लगा था कि एलजी नजीब जंग कहीं ना कहीं इस आयोग को बनाने में रोड़ा अटका देंगे। देखिए समीर जी, मैं एक बात रहे हैं, वो तो कह दिया उन्होंने। अग्रवाल साहब देखिए, हमने अग्रवाल साहब बिल पास किए। जवाब दीजिए सोमनाथ भारती के सवालों का। बिल जो है इस वक्त वो केंद्र सरकार के पास अटकी हुई है। कारण क्या है कि एलजी साहब बगैर चुनाव लड़े चुनाव जीतने का मजा लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार वो चलाएं, पुख्ता तौर पर कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि आयोग बने, इसीलिए आप एलजी नजीब जंग के जरिए रोड़ा अटका रहे हैं उनके कामों में। आप नहीं चाहते कि जांच हो पाए। हमें समझना पड़ेगी समीर जी कि यह देश को हम कैसे चलाना चाहते हैं। चलिए अग्रवाल साहब से लगता है हमारा संपर्क कट गया। अग्रवाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, क्या वाकई ऐसा है? क्या केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है, नहीं चाहती कि इस पूरे मामले की जांच ठीक ढंग से कराई जा सके? देखिए, मैं समझता हूं दोनों ही सरकारें, चाहे दिल्ली की हो चाहे केंद्र की हो, पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से काम करना चाहती हैं। वो अपने एलजी साहब के माध्यम से जांच को रुकवाने का प्रयास करते हैं बार बार, लेकिन दिल्ली सरकार को भी समझना चाहिए जब संविधान में अगर प्रावधान है जो बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स है। शिकायत है कि आप प्रश्न पूछते हैं उसके बाद जवाब सुनने के लिए नहीं रुकते। नहीं अग्रवाल जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपको हमें बीच में काटना पड़ा। अब बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अब मेरे को जवाब देने दीजिए ना उसका। बोलिए अग्रवाल साहब। हाँ, पहली बात आपने पूछा कि क्या केंद्र सरकार नजीब जंग के थ्रू केंद्र प्रदेश सरकार पे नहीं अपनी इच्छा जात रही है। शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि यह जो आपकी सरकार है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन दे रही है। हमने तो नहीं कहा, नजीब जंग साहब ने कहा। अगर ये इनका शर्मा जी का एक मत है तो क्या ये वैलिड नहीं है? दूसरी बात, आप जो है किसी एजेंडा के तहत काम कर रही है। अग्रवाल साहब, मैंने उसको वैलिडेट फर्दर किया है। नहीं, एक बार पर्पसिव इंटरप्रिटेशन नहीं, तो आप दूसरी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कह दिया उससे बड़ी बात हो सकती है क्या? 14 बिल आपके क्यों अटके? आपने दिखाई नहीं उनको। आप केवल आरोप की राजनीति करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, आरोप लगाइए। अब क्या चाहिए? ना उसको प्रूव करने का प्रयास करिए, ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिकल एंड तक ले जाइए और मीडिया में अपने प्रचार के तहत व्यक्ति को बदनाम करिए। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि एलजी साहब के पास अगर हम आदमी बिल भेजेगी तो अग्रवाल साहब क्या रहे हैं, आप डिक्लेयर कर दीजिए। सुब्रमण्यम साहब की ईमानदारी पर और उनकी जानकारी पर कुछ शक है क्या आपको, या कोई भी शक कर सकता है क्या? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं जांच के लिए तैयार हूं, जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी में पास नहीं होगी। अग्रवाल साहब, हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने ये पूछा आपसे कि सुब्रमण्यम साहब की ईमानदारी पर या उनकी संविधान की जानकारी पर शक कर सकते हैं क्या आप? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं जांच करने के लिए तैयार हूं। स्वामी ये जो बात कर रहे हैं, जो एक तो पहले एक व्यक्ति की जांच आयोग बनाना, और जिसके केंद्र सरकार ने उसके पहले कुछ इरेगुलरिटीज फाइंड की थी, तो कहीं ना कहीं पूरा एजेंडा को आप देखिए, आइसोलेटेड इवेंट को नहीं देख रहे। आप नजीब जंग साहब से एलजी से परमिशन नहीं ले रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। आपका एजेंडा अरुण जेटली पे बिना अपने प्रॉपर किए आरोप लगाने का है। जांच आयोग बिठाना अपने आप में कोई गलती नहीं है, एक तरीका अपनाइए, एजेंडा के तहत काम नहीं करिए। आपके पिछले जो आरोप हैं उनको लॉजिकल एंड तक आप ले गए कि नहीं, यह तो एक मीडिया ग्रैबिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, और किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं। ये तो कीर्ति साहब लेके आए देश में, आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके अपने सांसद लेकर के आए सारे का सारा पोथा। तो वो जो पोथा लाए थे, आज ये भी कहा, यूपीए सरकार आज ये भी कहा लाए थे कि जिन कंपनियों के जरिए फ्रॉड किया गया, ना उसके एड्रेस हैं, ना उसके डायरेक्टर का पता है, टाइम पे लाए थे, और यूपीए सरकार ने उसको, अगर उसमें कुछ तत्व होता तो उन्होंने कई तरह की जांच बिठाई होती। ठीक है, उन्होंने एसएफआईओ की यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि भाई दिल्ली में क्रिकेट की हालत कैसी है, इस पर भी मुझे लगता है कि चर्चा हमें करनी चाहिए। और ये बात बार बार ये दलील दी जाती है बीजेपी की तरफ से
कि दिल्ली में क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, हम ये कहते हैं, लेकिन इसी दिल्ली ने आशीष नेहरा दिया, सहवाग दिया, शिखर धवन दिया, तमाम प्लेयर्स के नाम गिनाए जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए ये आपके कब प्लेयर निकले, हाँ। ये प्लेयर आपके निकले जो कि 2000 से पहले शुरू हो चुके थे खेलने एज ग्रुप। हाँ। आपके प्लेयर कहां से निकलते हैं? सडनली ऐसा तो नहीं है कि सीधा टेस्ट क्रिकेट खेल गए। आपके प्लेयर निकलते हैं अंडर 14, अंडर 19, अंडर 21, जो कि अब अंडर 25 हो गई है। यहां से निकलेंगे तब रणजी ट्रॉफी और उसके बाद टेस्ट टीम में जाएंगे। मतलब इन तो ये जितने भी प्लेयर का आपने नाम लिया, कोई रोल था या नहीं था? वही आपको बता रहा हूं, ये जितने भी प्लेयरों का आपने नाम लिया राइट अप टू विराट कोहली, ये सभी वो प्लेयर हैं जो कि 1999, खैर विराट कोहली को अगर छोड़ दे और ईशांत को, जो बाद में शायद खेलना शुरू होंगे, बाकी सभी प्लेयर तब तक अपना सिक्का जमा चुके थे, पहली चीज। अच्छा। और जो ये जो करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, जो कि जेटली साहब के अंडर हुई, अंडर इन द सेंस अब आप उनको बोल रहे हैं कि आप वो नॉन एग्जीक्यूटिव थे, ये आपकी गलतफहमी है। पहली बात, उनको बार बार हम लिखते रहे, बार बार उनको लोग बताते रहे कि देखिए यहां पर करप्शन का धंधा हो रहा है। क्रिकेट में आपने क्लब सेक्रेटरीज को या उन सब जो बुकीज हुआ करते थे, जिनके आप डीडीसीए पैसे देती है उनको प्रॉक्सी लिटिगेशन करने की, वो सब लोग यहां पर दलाली कर रहे हैं। जेटली साहब ने ध्यान नहीं दिया। जेटली साहब उन लोगों को क्यों बचाते रहे, सबसे बड़ी चीज ये। और जो मैं कहता हूं 7 से 8 साल में जो पिछले में एक भी क्रिकेटर नहीं निकला है, उसका रीजन बहुत सिंपल है। जो क्रिकेटर अच्छा है या गरीब का बच्चा जो खेल सकता है, कपिल देव गरीब का बच्चा था, वो किसी एसी कार से नहीं निकलता था, उस बच्चे को अब आप डीडीसी में एंट्री नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पैकेज डील चाहिए। पैकेज डील का मतलब अगर अंडर 14 में इस साल का रेट ये था, अगर आपको खिलाना है तो आपकी 4.5 लाख से 10 लाख की एक पैकेज डील होती है। मतलब बोली बच्चे को कितना बोली है शरेआम। चलिए लोथरा जी बने रहे हमारे साथ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अध्यक्ष अगर अरुण जेटली थे तो आप अध्यक्ष को बिना किसी जांच के कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? अब बीजेपी ये सवाल कर रही है कि भाई केजरीवाल ने गलत नंबर डायल कर दिया है, वो 10 करोड़ के साथ तैयार रहें क्योंकि मानहानि का ये जो केस है ये उन पर भारी पड़ने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा सवाल जारी। जंगल राज की वापसी, गुड़गांव में गुंडे पे खौफ, जवाब दो सरकार। देखिए आज रात 8:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. कार्तिक हर्बल क्लिनिक 375 मुखर्जी नगर में न्यूट्रिशनल डिटेक्शन वर्थ ₹20,000 in 2000. Hi, my name is Dr. Karthik Chadha and I am your supplement expert. हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता लगा के हर्बल सप्लीमेंट द्वारा फिटनेस को मेंटेन करते हैं व किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डीडीसीए जांच आयोग पर घमासान, बीजेपी की दलील, दिल्ली सरकार नहीं बना सकती आयोग, लेकिन जांच आयोग ने शुरू किया काम। केजरीवाल के समर्थन में आए काटजू। सांघी रिपोर्ट में जेटली को क्लीन चिट पर बोले सिसोदिया, जांच से क्यों घबरा रहे हैं जेटली, अब तक नहीं मिली क्लीन चिट। कीर्ति का बयान, बीजेपी ने मुझ पर लगाए गलत आरोप। कांग्रेस के मुखपत्र में छपी गलती पर कंटेंट संपादक को हटाया गया, सोनिया और नेहरू पर उठाए थे सवाल, संपादक संजय निरुपम ने गलती पर मांगी माफी। गुड़गांव में अगवा हुई लड़की बरामद,
परिचितों ने ही किया था अपहरण। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। तो क्या घोटाले की जांच से भाग रहे हैं अरुण जेटली? ये है हमारा आज का सीधा सवाल। तमाम खास मेहमान